आज का हमारा टॉपिक है संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ। संख्यात्मक आधार पर श्रेणियों को समझने से पहले हम आवर्ती वितरण को समझेंगे कि आवर्ती वितरण किसे कहते हैं। प्रत्येक मूल्य अथवा वर्ग के अनुसार आवर्तियों के विन्यास को आवर्ती वितरण कहते हैं। आवर्ती वितरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक चर और दूसरा अचर। चर से तात्पर्य उन मूल्यों से है जिन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आय, उम्र, प्राप्तांक, ऊंचाई आदि को संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आवर्ती वितरण का मुख्य उद्देश्य न्यायादर्श या समग्र की इकाई को चर के विभिन्न वर्गों में विभाजित करके संक्षिप्त एवं सरल बनाना है और ऐसे आवर्ती वितरण पर ही सांख्यिकी विधियों के आधार पर तुलना करना, निष्कर्ष ज्ञात करना संभव हो सकता है। अब संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ हमारी दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी आवर्ती बंटन श्रेणी। आवर्ती बंटन श्रेणी को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, खंडित श्रेणी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, दूसरा अखंडित या सतत श्रेणी जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी से क्या तात्पर्य है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक मद या इकाई के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यानी अनुसंधान योग्य जितनी इकाइयाँ हैं उन प्रत्येक इकाई के मूल्य को पृथक पृथक लिखना जिस श्रेणी में लिखा जाता है उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों के किसी विषय विशेष में प्राप्तांकों को हम विद्यार्थी के रोल नंबर और विषय अनुसार पृथक पृथक जब हम मार्क लिस्ट में चढ़ाते हैं तो इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है और उनका किसी विषय विशेष, यानी हम गणित विषय मान लेते हैं, गणित विषय के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो उसमें हम रोल नंबर 1 के प्राप्तांक है 12, रोल नंबर 2 के है 18, रोल नंबर 3 के है 24, रोल नंबर 4 के हैं 22, रोल नंबर 5 के हैं 46, रोल नंबर 6 के हैं 50, रोल नंबर 7 के हैं 70, रोल नंबर 8 के हैं 85, रोल नंबर 9 के हैं 80 और रोल नंबर 10 के हैं 90। इस तरह हमने प्रत्येक इकाई का जो संख्यात्मक मान है वो हमने अलग अलग उसको पृथक रूप से लिखा है। तो जब इस प्रकार से संख्या को हम व्यक्त करते हैं तो इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा खंडित श्रेणी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। जब पदों की संख्या अधिक हो तथा एक ही मूल्य की पुनरावृत्ति हो तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना हमारा अव्यावहारिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने गणना कार्य को सरल करने के लिए एक श्रेणी बनाते हैं जिसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। जिन चलों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है और वे पूर्णांक में हो तथा एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ निश्चित अंतर हो तो वे हमारे खंडित
चर होते हैं। किसी मूल्य की बारंबारता या पुनरावृत्ति की संख्या को ही हम बारंबारता कहते हैं। जैसे हम इस उदाहरण से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक परिवार में यदि हम बच्चों की संख्या का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें बच्चों की संख्या जो है हमारी एक सीमित मात्रा में होती है। तो इसलिए हम इसको और परिवार है, अनुसंधान योग्य जो इकाई है परिवार है, वो हमारे अधिक है। तो हम खंडित श्रेणी में इसी तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि 0 बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 1 बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 3 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है और 4 बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है। इस तरह हमने जितनी अनुसंधान योग्य इकाइयाँ हैं जो हमारी अधिक मात्रा में है, यदि उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्त करते तो हमारा गणना कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता और आगे हमें अनुसंधान कार्य करने में भी बहुत ही कठिनाई आती, समय और परिश्रम दोनों ही अधिक लगते। इसलिए हमें गणना कार्य को सरल करने के लिए हम व्यक्तिगत इकाई को हम खंडित में या डिस्क्रीट सीरीज में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हम बारंबारता निशान का प्रयोग करते हैं, यानी 0 परिवार के जितने सदस्य परिवार है, 0 बच्चों वाले जितने परिवार है, उसके आगे हम एक बार लगाते रहेंगे और इस तरह से टोटल गणना कर लेंगे कि परिवारों की संख्या कितनी है। तो इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे। इससे हमारा गणना कार्य आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। कंटिन्यूस सीरीज का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ समग्र में मदों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा समग्र के मदों के मूल्यों के माप गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित करने के योग्य नहीं होते हैं तथा समग्र की इकाइयाँ उपसाधन के द्वारा मापी जाती है और उन्हें वर्ग सीमाओं में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार के समंकों के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त श्रेणी को हम अखंडित या सतत या कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। इसके मूल्य बहुत थोड़े अंश में ही बदलते रहते हैं। पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जा सकते हैं जिससे इनकी निरंतरता बनी रहती है, इसीलिए इसे हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। अतः प्रत्येक मूल्य के पद को किसी न किसी वर्ग में अवश्य ही स्थान प्राप्त होता है, अर्थात वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कर आवर्तियाँ ज्ञात की जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों की आय, वजन, लंबाई, उत्पादन आदि को प्रदर्शित करने वाली श्रेणी को हम सतत श्रेणी कहते हैं। ऐसे हम इसमें निम्न उदाहरण से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमें किसी कारखाना विशेष के या किसी स्थान विशेष के मजदूरों की दैनिक मजदूरी और उसमें मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या का अध्ययन करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो दैनिक मजदूरी हम मिनिमम हमारी मजदूरी है 10 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम या मैक्सिमम हमारी मजदूरी है 60 रुपये प्रतिदिन। इस तरह हमारा 10 से लेकर 60 रुपये तक प्राप्त करने वाले मजदूर है का इस तरह के आय वर्ग है और इस तरह से हमें इसको श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे, न ही हम इसको खंडित श्रेणी में व्यक्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए हमें कंटिन्यूस सीरीज या जिसको हम सतत श्रेणी कहते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम वर्गांतरों का प्रयोग करेंगे, जिसमें वर्गांतर इसमें मजदूरी को हम जो न्यूनतम मजदूरी है और जो अधिकतम मजदूरी है इसके बीच में हम वर्ग बना लेते हैं।
एक निश्चित अंतराल से वर्ग बना लेते हैं। जैसे वो 10 या 5 के गुणज के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें बनाया 10 से 20 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करने वाले मजदूर, 20 से 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर, 30 से 40 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर, 40 से 50 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूर, इसी तरह अंत में 50 से 60 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या। तो इसको हम 2 कॉलम में एक टेबल के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहला हमने वर्ग अंतराल बना लिया। तो जो ये हमने 5 जो वर्ग बनाए हैं, इसको हम 10 से 20, यह एक हमारा एक वर्ग हो गया। इस वर्ग का हमारा जो 10 है, 10 रुपये मजदूरी से लेकर 19.99 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। इस वर्ग में जो 10 रुपये है वो हमारी इस वर्ग की निचली सीमा कहलाएगी और 20 रुपये है वो इस वर्ग की ऊपरी सीमा कहलाएगी। इसी तरह अगले वर्ग की जो निचली सीमा है वो 20 रुपये है और ऊपरी सीमा है वो 30 रुपये है। इसी तरह नेक्स्ट जो अगले वर्ग है उसकी निचली सीमा 30 रुपये है और ऊपरी सीमा 40 रुपये है। उससे अगले वर्ग की निचली सीमा 40 रुपये है, अगली सीमा 50 रुपये है। अंतिम वर्ग की निचली सीमा 50 रुपये है और ऊपरी सीमा 60 रुपये है। इस तरह हमने ये 5 वर्ग ग्रुप बना लिए हैं। तो इसको हम वर्ग ग्रुप कहते हैं और इस प्रत्येक वर्ग का एक अंतराल होता है, वो उसकी ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को जब हम घटा देते हैं तो ये इसका हमारा वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार भी कहलाता है। यहाँ पर हमारे इस वर्ग का विस्तार 10 है। 10 का हमने वर्ग विस्तार लिया है और इस वर्ग विस्तार के अंतर्गत जो श्रमिकों की संख्या आएगी वो हमारी वर्ग की आवर्ती कहलाई जाएगी। इस तरह से अब हम ये हमने वर्ग देख लिया, वर्ग विस्तार देख लिया, वर्ग अंतराल देख लिया और वर्ग आवर्ती भी हमने समझ ली। तो अब इस समय हम सतत श्रेणी का निर्माण कैसे करेंगे? तो अनुसंधान योग्य प्रत्येक इकाई है जो हमारे यहाँ पर श्रमिक है और मजदूरी हमारा मुख्य आधार है। तो हम एक एक श्रमिक को लेंगे। श्रमिक नंबर 1 वो कितने रुपए प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है। माना वो 18 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है तो उसको हम 10 से लेकर 20 रुपये प्रतिदिन वाले वर्ग ग्रुप में रखेंगे। वहाँ पर हम एक टैली बार लगा देंगे। इसी तरह दूसरे नंबर का मजदूर है, यदि वो 45 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है तो उसको 40 से 50 रुपये वाले मजदूरी के रूप में रखेंगे और वहाँ पर हम एक टैली बार लगा देंगे। इसी तरह यदि कोई 28 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है तो उसको 20 से लेकर 30 रुपये वाले वर्ग ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह कोई 39.5 रुपये मजदूरी प्रतिदिन प्राप्त करता है तो उसको 30 से लेकर 40 रुपये वाले ग्रुप में रख देंगे। इसी तरह यदि कोई मजदूर 58 रुपये प्राप्त करता है तो उसको 50 से लेकर 60 रुपये वाले वर्ग ग्रुप में उसको रख देंगे। इस तरह से हम जितने भी मजदूर हैं उन सबको इस वर्ग ग्रुप के अनुसार उसमें टैली बार लगाते हुए हम उसमें अंकित करते जाएंगे और अंत में हम उन जो टैली बार है या जिसको हम मिलान चिन्ह भी कहते हैं उसकी गणना करके हम इसको संख्या के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर देंगे। जैसे अब इसमें हमारा आया 10 से 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या है 8। 20 से 30 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 11। 30 से 40 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 9 और 40 से 50 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 6 और 50 से 60 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या है 10। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारे पहले वर्ग की ऊपरी सीमा
और दूसरे वर्ग की निचली सीमा समान है। अतः यदि कोई मजदूर 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है तो उसे हम 10 से लेकर 20 रुपये मजदूरी वाले ग्रुप में न रखकर 20 से लेकर 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग ग्रुप में रखेंगे। पहले ग्रुप में 10 से लेकर 19.99 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या ही इसमें आएगी। दूसरे ग्रुप में 20 से लेकर 29.99 मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या आएगी। इसी तरह तीसरे ग्रुप में 30 से लेकर 39.99 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या, और चौथे में 40 से लेकर 49.99 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या, और अंत में अंतिम ग्रुप में 50 से लेकर 59.99 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या का हम इसमें यहाँ अंकन करेंगे। अब हमने